नमस्कार। आज हम इतिहास के पन्नों से एक ऐसी कहानी निकालेंगे जो शायद हमारी समझ को थोड़ा चैलेंज कर दे। ये कहानी है अहिंसक प्रतिरोध की, नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस की। और ये तब शुरू हुई थी जब भारत के सबसे बड़े नायक ने इस रास्ते को अपनाया भी नहीं था। तो सवाल यही उठता है, क्या गांधी से पहले कोई गांधीवादी आंदोलन हो सकता है? ये सवाल समझिए, इस पूरी कहानी का दिल है। ये हमें इतिहास की एक कह सकते हैं भूली बिसरी कड़ी तक ले जाता है। एक आदिवासी समुदाय की कहानी, जिन्होंने प्रतिरोध का एक ऐसा तरीका चुना जो आगे चलकर पूरे देश की आजादी की लड़ाई का सिंबल बन गया। और सुनिए, ये कोई ख्याली पुलाव नहीं है, ये एक ठोस हिस्टोरिकल फैक्ट है। कहानी है छोटा नागपुर की उरांव जनजाति की, जिन्होंने जुल्म के खिलाफ हथियार नहीं उठाए, बल्कि शांति से उनकी बात मानने से इनकार कर दिया। अब हर बड़े आंदोलन के पीछे उस वक्त के हालात होते हैं और एक लीडर होता है, एक विजन के साथ। तो चलिए इस कहानी की एकदम शुरुआत में चलते हैं, पता लगाते हैं कि आखिर कौन थे जतरा भगत और वो क्या हालात थे जिन्होंने उनके इस जबरदस्त विजन को जन्म दिया। देखिए, उस दौर में छोटा नागपुर के आदिवासी और खासतौर पर उरांव लोग एक दोहरी चक्की में पिस रहे थे। एक तरफ थी ब्रिटिश हुकूमत, जिसके भारी भरकम लगान थे, अजीबोगरीब कानून थे, और दूसरी तरफ थे स्थानीय जमींदार, जो शोषण भी करते थे और बेगारी भी करवाते थे, मतलब बिना पैसे दिए जबरदस्ती काम। और ऐसे ही मुश्किल माहौल में 1888 में जन्मे जतरा भगत सामने आए। फिर साल 1914 में उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे हम एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग कह सकते हैं, और इसी घटना ने टाना भगत आंदोलन की नींव रखी। लेकिन यह सिर्फ कोई धार्मिक सुधार का मूवमेंट नहीं था, नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा था। ये तो सामाजिक और राजनीतिक आजादी की एक जोरदार आवाज थी। इस आंदोलन के जो सिद्धांत थे ना, वो अपने आप में एक क्रांति थे, अ रेवोल्यूशन। सोचिए, जतरा भगत ने अपने लोगों से कहा कि सिर्फ एक ईश्वर, धर्मेश की पूजा करो। उन्होंने कहा पशु बलि बंद करो, शराब छोड़ दो, ये सब तो सामाजिक बुराइयां हैं। लेकिन सबसे सबसे रेवोल्यूशनरी आइडिया था अहिंसा। यह सिर्फ समाज सुधार नहीं था, ये तो जुल्म से लड़ने का एक नया हथियार था। पर देखिए, सिर्फ बातें करने से क्या होता है? सिद्धांत तो तब तक खोखले हैं जब तक उन पर अमल ना किया जाए। और इस आंदोलन की असली पावर यही थी। इसने अपनी स्पिरिचुअल बिलीफ्स को सीधे सीधे पॉलिटिकल एक्शन में बदल दिया। अब सवाल है, कैसे? उनका नारा था, मालगुजारी नहीं देंगे, बेगारी नहीं करेंगे और टैक्स नहीं देंगे। अब यह सिर्फ एक नारा नहीं था, ये तो सिविल डिसोबीडियंस का खुला ऐलान था। जतरा भगत की लीडरशिप में टाना भगतों ने साफ साफ कह दिया कि हम जालिम जमींदारों और अंग्रेजों के गलत हुक्म नहीं मानेंगे। ये तो कॉलोनियल रूल की जड़ों पर सीधा हमला था। और जानते हैं, ये बगावत की आग बहुत तेजी से फैली। जाहिर है, ब्रिटिश हुकूमत को ये बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने इसे उतनी ही बेरहमी से कुचलने की कोशिश की। 1914 में ही जतरा भगत को अरेस्ट कर लिया गया और जेल से रिहा होने के सिर्फ 2 महीने बाद 1916 में उनकी मौत हो गई। एक पल को तो लगा कि बस कहानी खत्म, लीडर के बिना ये आंदोलन अब दम तोड़ देगा। लेकिन कहते हैं ना, एक आइडिया अपने बनाने वाले से भी ज्यादा पावरफुल होता है। जतरा भगत तो नहीं रहे, पर उनका आंदोलन खत्म नहीं हुआ, बल्कि इसने तो एक नया रूप ले लिया। अब ये सिर्फ एक इलाके की आवाज नहीं रही, ये भारत की आजादी की बड़ी लड़ाई का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बन गई। हुआ ये कि जब महात्मा गांधी के नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का संदेश छोटा नागपुर तक पहुंचा, तो टाना भगतों को लगा, अरे ये तो वही बातें हैं जो हम मानते हैं। उन्हें गांधी जी की बातों में अपने ही सिद्धांत, अपनी ही सोच की झलक दिखाई दी। और ये समानताएं देखिए कमाल की थीं। एक तरफ टाना भगतों के सिद्धांत थे, अहिंसा, टैक्स न देना, सादा जीवन जीना, और दूसरी तरफ गांधी जी के आदर्श थे, अहिंसा, सिविल डिसोबीडियंस और स्वदेशी। मतलब ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये तो विचारों का एक नेचुरल मिलना था, एक संगम। और ये रिश्ता सिर्फ सोच तक ही नहीं रहा, ये एक्शन में भी दिखा। टाना भगत नेशनल मूवमेंट की मेन स्ट्रीम में पूरी तरह से शामिल हो गए। उन्होंने बाकायदा कांग्रेस की मेंबरशिप ली, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में हिस्सा लिया, खादी और चरखे को अपना लिया। और तो और 1940 में जब रामगढ़ में कांग्रेस का सेशन हुआ, तो उन्होंने गांधी जी को 400 रुपए की एक थैली भी भेंट की। सोचिए, ये उनकी डेडिकेशन को दिखाता है। अच्छा, आजादी को तो इतने साल हो गए,
सवाल यह है कि क्या उस आंदोलन की लौ आज भी जल रही है? तो चलिए अब इतिहास से निकलकर आज के झारखंड में चलते हैं, देखते हैं कि टाना भगत की ये लेगेसी आज किस शक्ल में जिंदा है। और ये विरासत सिर्फ कहानियों में नहीं है, इसे ऑफिशियल रिकॉग्निशन भी मिली है। साल 2017 में झारखंड सरकार का एक डॉक्यूमेंट आया जिसमें जत्रा भगत के गांव चिंगरी नावाटोली को फ्रीडम फाइटर्स के गांव के तौर पे डेवलप करने के लिए चुना गया। ये एक बहुत बड़ा गवर्नमेंट एक्नॉलेजमेंट है उनके योगदान का। आज भी हजारों टाना भगत अपने पुरखों के उन्हीं आदर्शों पर चल रहे हैं। उनकी पहचान क्या है? सफेद खादी, उनका खाना शाकाहारी, और उनके घरों पर आपको शान से तिरंगा लहराता दिखेगा जिसकी वो हर सुबह पूजा करते हैं। उनकी पूरी कल्चर और फिलॉसफी उनके इस गीत में झलकती है। टाना से टाना टोन, टाना कांसा पीतल माना, दोना पत्तल खाना। इसका मतलब बहुत गहरा है। मतलब इस भाग दौड़ से खुद को टाना यानी खींचो, मेटल के बर्तन छोड़ो और प्रकृति के करीब रहो, पत्तों के दोने में खाओ। कितना सिंपल और पावरफुल मैसेज है ना? तो आखिर में हम उसी सवाल पर लौटते हैं। आज के इस कॉम्प्लिकेटेड और अक्सर वायलेंट दुनिया में एक ऐसी कम्युनिटी जो 100 साल से भी ज्यादा से नॉन वायलेंस और सिंप्लिसिटी के रास्ते पर चल रही है, वो हमें क्या सिखा सकती है? ये एक बड़ा सवाल है और शायद इसका जवाब हम सबको अपने अपने अंदर ही खोजना होगा।